jQuery इवेंट्स। जिस तरह से हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं, ऐसे हमारे पास मतलब जो हम काम कर रहे हैं उस पे वो किसी न किसी इवेंट पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो तो जितना काम है वो सारा परफॉर्म हो जाए। तो हम डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद वेट कर सकते हैं कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो, माउस एंटर हो, माउस लीव हो, मतलब पर्टिकुलर कोई इवेंट हो और उसके बाद जो है ना वो हमारा कोई सा भी फर्दर एक्शन परफॉर्म हो। ये हमारे पास है इवेंट, ये भी एक तरह से एक्शन ही बन जाता है। जैसे देखिए ना, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए और जब बटन के ऊपर क्लिक हो, ठीक है, तो ये भी हमारा जो बटन जो है वो सिलेक्टर और क्लिक जो है वो एक्शन हो जाता है। इस तरह से हमारे पास ये सारे एक्शंस भी मौजूद हैं इवेंट्स के तौर पे। उसमें सबसे पहले हमारे पास है हमारा रेडी इवेंट, जिसे हमने पढ़ लिया हुआ था लास्ट टाइम कि ये क्या होता है। उसके बाद है हमारा क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट क्या करता है, आपको पता है कि जब माउस का हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला इवेंट जो है वो ट्रिगर करता है, मतलब फायर होता है ये इवेंट। तो $P.click इट्स मीन जब आप पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से सिलेक्टेड जो भी होगा आपका, चाहे वो P है, चाहे वो div है, चाहे वो कोई ID के थ्रू है, चाहे वो वैल्यू के थ्रू है, मतलब जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे सिलेक्टर्स अपने। सिलेक्टर यहाँ से कोई भी हो, आपने जब उसके ऊपर क्लिक इवेंट लगाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ कर देंगे क्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब है जब उस चीज़ के ऊपर क्लिक होगा तो फर्दर आप फिर ने उसको हाइड करना है उसके ऊपर, मतलब जिसके ऊपर फर्दर जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है $P.click, जब पैराग्राफ के ऊपर क्लिक होगा तो दिस डॉट हाइड। दिस का क्या मतलब होता है, करंट एलिमेंट। यानी अगर आपके पास 10 पैराग्राफ हैं और आप तीसरे वाले पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर वो तीसरा ही हाइड होगा। ठीक है, वो थर्ड वाला, क्योंकि करंट टैग जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जैसे ये देखें, हमारे पास यहाँ पे दो हैं डिव, ये दो डिव लगे हुए हैं। पहला सेकंड है हेलो आई एम हेयर 1, इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो पर्टिकुलर वही हाइड हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर डिव क्लिक इवेंट के साथ साथ दिस जो है सिलेक्टर लगा हुआ है। ये दो डिव हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए और डिव के ऊपर क्लिक हो तो वो पर्टिकुलर जिसके ऊपर क्लिक हुआ है वही हाइड होगा, मतलब सारे नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर आप दिस की बजाय अपना सिलेक्टर चेंज कर लेते हैं तो उस हिसाब से ही चीज़ें क्या होंगी, हाइड होंगी। इसी तरह जैसे क्लिक है, ऐसे आपके पास डबल क्लिक भी है। डबल क्लिक में आप माउस का 2 दफ़ा हैंडलर जो है वो प्रेस करते हैं, तो वो आपका डबल क्लिक इवेंट काम करता है। फिर इस तरह से माउस एंटर भी है, ये माउस एंटर। माउस एंटर का क्या मतलब होता है, जब आप माउस उस चीज़ के ऊपर लेके आते हैं तो माउस एंटर। इसी तरह से माउस लीव, जब आप वहाँ से माउस वापस लेके जाएँगे, ठीक है? मतलब बैक करेंगे तो वो आपका माउस का पॉइंटर जब आपके उस सिलेक्टर को लीव करेगा तो वो माउस लीव इवेंट जो है वो कॉल हो जाएगा। इसी तरह से माउस डाउन। अब क्लिक और डाउन में क्या डिफरेंस है? एक तो क्लिक था ना और एक माउस डाउन इवेंट है। इनमें डिफरेंस ये है कि क्लिक तो पर्टिकुलर जो है वो लेफ़्ट क्लिक प्रेस होता है, लेफ़्ट बटन, तो वो क्लिक इवेंट काम करता है। माउस डाउन में माउस के 3 बटन हैं। तीनों में से कोई सा भी जब प्रेस होता है, यानी लेफ़्ट, मिडल या राइट, कोई सा भी प्रेस होता है तो माउस डाउन इवेंट काम शुरू कर देता है। यानी कोई सा भी बटन प्रेस होगा माउस का तो। इसी तरह से माउस अप, जब आप तीनों में से किसी भी बटन को प्रेस करने के बाद रिलीज़ करते हैं, तो आपका इवेंट काम करता है माउस अप। ठीक, इस तरह से हॉवर। हॉवर जो है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, माउस एंटर और माउस लीव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हॉवर। तो आप इसमें 2 फंक्शंस यूज़ करेंगे। जैसे $P1, कोई भी ऐसा टैग जिसकी आईडी P1 है, जब उसे सिलेक्ट किया गया तो क्या हुआ, जब उसके ऊपर हॉवर किया तो पहले देखें एक फंक्शन ये इतना काम करेगा, माउस एंटर। ठीक है, जब आप हॉवर के ऊपर माउस जब लेके आएंगे, और ये दूसरा कॉमा लगा के दूसरा फंक्शन। ठीक है, दो दो कॉल बैक फंक्शंस हुए हुए हैं। पहला जो है वो माउस एंटर पे काम करेगा, दूसरा माउस लीव पे काम करेगा। यानी हॉवर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, माउस एंटर और माउस लीव। यानी एंटर पे आपको अलर्ट आएगा, यू एंटर्ड इन P1। जब आप
वापस जाएंगे तो आएगा बाय नाउ यू लीव P1। ठीक है, तो ये हॉवर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इसके लिए यहाँ पे दो फंक्शंस लिखे गए हैं। जब भी आपने किसी भी सिलेक्टर के ऊपर दो दफ़ा कोई काम करना हो, दो कॉल बैक फंक्शन यूज़ करने हो, तो आप पहला फंक्शन लगा के कॉमा लगा के फिर दूसरा फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से फोकस जो है ये पर्टिकुलर फॉर्म का इवेंट है, फॉर्म का। ये फॉर्म के बाहर काम नहीं करता, ये फॉर्म के जो है हमारे पास एलिमेंट्स उन पे ही काम करता है। अब फोकस क्या होता है कि जैसे कोई आपका टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर आपने क्लिक किया तो दैट्स मीन आपने टेक्स्ट बॉक्स को क्या किया है, फोकस किया है। और जब आपने वहाँ से फोकस हटाया तो फिर कौन सा इवेंट काम करता है, ब्लर, ब्लर इवेंट। तो ये क्या लिखा हुआ है, $ इनपुट डॉट फोकस। जब आप किसी इनपुट के टैग के ऊपर क्लिक करेंगे मतलब फोकस करेंगे, इट्स मीन ये पर्टिकुलर फॉर्म पे काम कर रहा है। तो दिस डॉट CSS डॉट बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इट्स मीन अगर आपके पास 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं ना, आप पहले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका आप बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब दैट्स मीन पता चलेगा कि ये फोकस है इस टाइम पे। ठीक है, और फिर आप लिखते हैं ब्लर इवेंट। ब्लर इवेंट मतलब जब आपने सेकंड वाले पे फोकस किया तो सेकंड वाला तो फोकस हो गया, लेकिन जो फर्स्ट वाला था वो अब ब्लर हुआ है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वापस ले आए ना, मतलब वो वही तो नहीं रहना चाहिए जो आपने फोकस में सेट कर दिया, वो अब वापस चेंज हो जाना चाहिए। मतलब किसी का आपने बैकग्राउंड कलर पहले ब्लैक था, क्लिक पे आपने वाइट किया, तो जब आपने वहाँ से फोकस हटा के कहीं और फोकस किया तो पहले पहले वाले पे क्या कॉल होगा, इवेंट ब्लर। तो ब्लर पे आप उसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से ब्लैक कर दें ताकि पता चले कि अब इसके ऊपर फोकस नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास होता है ऑन मेथड। ऑन मेथड हम यूज़ करते हैं जब हम एक सिलेक्टर के ऊपर एक से ज़्यादा इवेंट हैंडलर अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब सिलेक्टर एक हो लेकिन इवेंट्स आप ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऑन मेथड यूज़ कर लेते हैं। जिससे देखें $P, जब पैराग्राफ सिलेक्ट होंगे, ऑल पैराग्राफ सिलेक्टर्स हैं, ऑन ऑन लगाया है और उस पर देखें माउस एंटर एक लिखा हुआ है, माउस एंटर का, कॉमा लगा के माउस लीव का भी लिखा हुआ है, कॉमा लगा के क्लिक का भी। सिलेक्टर कितने थे, एक, मतलब एक दफ़ा सेलेक्ट किया है, और इवेंट्स कितने लगाए हैं, 3। यानी जब पैराग्राफ के ऊपर माउस एंटर होगा तो उनका कलर कुछ और होगा, जब उसके ऊपर माउस लीव होगा तो कलर कुछ और होगा, जब उसके ऊपर क्लिक होगा तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिलेक्टर के ऊपर जब आपने एक से ज़्यादा इवेंट इकट्ठे लगाने हो तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, ऑन मेथड। ठीक, ये सारे थे हमारे पास हमारे इवेंट्स जो एज अ एक्शन ही काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन है ये इवेंट्स, यानी जब भी इनमें से कोई इवेंट परफॉर्म होगा तो कोई ना कोई काम होता है जो हम लिखेंगे। अब पर्टिकुलर हम बात करते हैं इसके एक्शंस पे, जे क्यूरी के और एक्शंस कौन कौन से हैं, जिसमें हम सबसे पहला एक्शन पढ़े हैं, हाइड एंड शो। हाइड जैसा कि आपको अपने नाम से ही लग रहा है कि स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ डिस्प्ले में होगी उसका डिस्प्ले ख़त्म करना, हाइड। ठीक है, ये वाकई ये क्या करता है, बैकग्राउंड पे इसका सिंपल सा काम है, ये डिस्प्ले नन कर देता है। यानी अगर आपने पैराग्राफ के ऊपर लगाया, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए और $हाइड के ऊपर क्लिक हो, हाइड जो है ना वो किसी को आईडी असाइन हुई हुई है, जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑल पैराग्राफ्स क्या हो जाएंगे, हाइड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऑल पैराग्राफ्स हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने हाइड ऐसे लिखा हुआ, इसके लिए ये हाइड हो जाएंगे और फिर आप दोबारा क्लिक पे आप उनको शो करवाना चाहते हैं तो जैसे ही आप शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑल पैराग्राफ्स वापस आ जाएंगे, मतलब उनका डिस्प्ले वापस आ जाता है। मतलब इनका दोनों का सिंपल सा काम है, हाइड और शो। इसमें डिस्प्ले नन हो जाता है, इसमें डिस्प्ले वापस आ जाता है आपका। फिलहाल ये क्या करते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं फ़ौरन एकदम हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एकदम से हाइड ना हो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता किसी ख़ास स्पीड से हमें हाइड होता हुआ नज़र आए, तो उसके लिए आप हाइड के अंदर 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, स्लो, फास्ट या मिलीसेकंड। अगर आप यहाँ पे स्लो लिखेंगे तो आपको जो चीज़ हाइड हो रही है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगी हाइड होती हुई। अगर आप फास्ट लिखेंगे तो थोड़ी तेज़ नज़र आएगी। अगर आप मज़ीद स्लो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिली सेकेंड्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ देते रहें, उतनी ज़्यादा वो स्लो स्पीड में आपको हाइड होती हुई चीज़ नज़र आएगी।
बिल्कुल सेम इफ़ेक्ट आता है जैसे ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट आया था एनिमेशन जब हमने की थी, तो क्या हो रहा था ना, जब हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे एनी स्क्यूज़ यूज़ कर रहे थे तो फ़ौरन हो जाता था काम, या हमने रोटेट किया था तो फ़ौरन रोटेट हो जाता था। हम चाहते थे ख़ास स्पीड से रोटेट होता हुआ नज़र आए, तो ये वही स्पीड है, ठीक है? कि बैक एंड पे इसमें ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगा हुआ है। अगर आप जे क्यूरी की वो फ़ाइल ओपन करके देखें, उसमें हाइड का आप एक्शन देखें तो वहाँ पे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। नेक्स्ट एक्शन है हमारे पास फेड इन। फेड इन फेड इन हाइड की तरह ही काम करता है, ठीक है? हाइड की तरह, सॉरी, फेड आउट जो है वो हाइड की तरह काम करता है और फेड इन जो है ये शो की तरह काम करता है, ठीक है? बस इसमें दो वैरायटीज आगे हैं, फेड टुगल एंड फेड टू। फेड इन क्या, इसमें अब दो पैरामीटर्स पास हुए हैं, स्पीड भी दे सकते हैं आप और कॉल बैक फंक्शन भी। कॉल बैक फंक्शन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब इतना हिस्सा होने के बाद आपने नेक्स्ट भी कोई काम करवाना होता है तो आप यहाँ पे दोबारा से फंक्शन लिख देते हैं। जैसे ये देखें ना, क्लिक होने के बाद यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, ठीक है? तो फेड इन होने के बाद भी आपने कोई काम करना है तो आप दोबारा से फंक्शन लिख देते हैं, उसे कहते हैं कॉल बैक। फेड इन का क्या काम होता है कि अगर किसी चीज़ का डिस्प्ले ख़त्म है तो ये उसको वापस ले आएगा, यानी मैंने आपको बताया ये बिल्कुल शो की तरह काम करता है। फेड आउट हाइड की तरह काम करता है कि उसका डिस्प्ले ख़त्म कर देगा, ठीक है? ये मैं एक आपको यहाँ पे, जिससे ये फेड इन है, पहले से डिस्प्ले नन होना चाहिए, डिस्प्ले ख़त्म होना चाहिए तभी फेड इन होगा, यानी शो होगा। जैसे आपने क्लिक किया तो ये, अब ये 3 बॉक्सेस जो है ना वो डिस्प्ले में आ रहे हैं। आप पहला बॉक्स देखेंगे तो फ़ौरन आ गया, दूसरा स्लो आया, तीसरा उससे भी ज़्यादा स्लो आता है। अगेन नोट कीजिएगा क्योंकि इनके अंदर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। अगर आप इसका कोड देखेंगे तो ये 3 डिफ लगे हुए हैं वही, इनको हाइट, वेट दिया हुआ है, और ये देखें डिस्प्ले पहले ख़त्म होना चाहिए सीएसएस में, डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले ख़त्म होगा तो क्लिक करने पर डिस्प्ले आएगा ना। अगर वो पहले से ही नज़र आ रहे होंगे तो फेड इन काम नहीं करेगा। अब क्या किया हुआ है, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए और बटन के ऊपर क्लिक हो तो जो पहला डिव है वो फेड इन, मतलब कोई स्पीड नहीं है अंदर, दूसरा फेड इन स्लो, तीसरा फेड इन 3000, तो ये आपको फ़ौरन नज़र आ जाता है पहला डिव। दूसरा आपको स्लो स्पीड में नज़र आता है, तीसरा और ज़्यादा स्लो नज़र आ रहा है। लेकिन देखें सिर्फ क्या है, सिलेक्टर एक्शन, सिलेक्टर एक्शन, सिलेक्टर और एक्शन। इसी तरह से अब मैं ये फेड इन है ना, दोबारा से क्लिक करूँगी तो ये दोबारा नहीं परफॉर्म होगा क्योंकि ऑलरेडी जो फेड इन है, ठीक है? अब हमारे पास अगर दूसरा बटन होता है यहाँ पे, हम उसके ऊपर लिखा होता फेड आउट, हम उस पर क्लिक करते तो ये फेड आउट हो जाता, फिर इस पर क्लिक करते तो दोबारा से ये फेड इन हो जाता। और यही दोनों काम, या मतलब फेड इन और फेड आउट का काम जो है ना वो इकट्ठा कर सकता है हमारे पास फेड टुगल। फेड टुगल ये दोनों का काम करता है, मतलब हमें नहीं कोड लिखना पड़ता, हमें जस्ट एक्शन यूज़ करना पड़ता है। और ये दोनों पहले फेड इन थे ना, इसने फेड आउट कर दिए, अब फेड आउट है ना, ये फेड इन कर देगा, ठीक है? मतलब एक ही बटन के ऊपर ये दोनों तरह से काम करता है, फेड इन भी और फेड आउट भी। ये पहले चेक करता है कि अगर उसका डिस्प्ले नन है तो उसको वापस ले आता है, अगर उसका डिस्प्ले नन नहीं है तो नन कर देता है। मतलब इसमें हमने डिस्प्ले को चेंज नहीं किया, ठीक? इसमें हमने जस्ट यहाँ पे फेड इन की जगह पे क्या यूज़ किया है, फेड टुगल, ठीक है? हमने कोई इफ एल्स नहीं लगाई, हम जस्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली टुगल फेड टुगल काम कर रहा है कि अगर तो उसका डिस्प्ले इन है तो आउट कर देता है, अगर आउट है तो क्या कर देता है, इन कर देता है, फेड टुगल। हमने सिर्फ एक्शन यूज़ किया है। इसी तरह से इसमें फोर्थ वैरायटी है फेड टू की। फेड टू, अभी ऊपर वाले जो तीनों थे फेड इन, आउट और टुगल, क्या करते थे, मुकम्मल तौर पे फेड कर देते थे, मतलब ओपेसिटी वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं, मुकम्मल फेड। हम क्या करते हैं, हम अगर चाहते हैं कि फेड टू हमने मतलब अपनी मर्ज़ी की किसी ओपेसिटी वैल्यू तक फेड करना है तो वहाँ पे हम फेड टू लिखेंगे। जैसे स्लो 0.15, तो ये मुकम्मल तौर पे फेड नहीं होगा बल्कि 0.15 ओपेसिटी तक फेड होगा, ठीक है? इतना सा डिफरेंस है। ये मुकम्मल तौर पे फेड हो जाते हैं, ये फेड टू आपकी गिवन ओपेसिटी वैल्यू तक फेड करेगा, मतलब उतना उसको मध्यम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये मुकम्मल तौर पे डिस्प्ले ख़त्म कर देते हैं, ठीक? फिर हाइड और फेड में ये भी डिफरेंस है
कि हाइड में वो अपनी जगह भी छोड़ देते हैं, ठीक है, अपनी जगह छोड़ देता है, वो उसकी जगह दूसरा ले लेता है पैरामीटर। फेड में वो स्क्रीन से, मतलब आप कह लेंगे विजिबिलिटी खत्म होती है, जस्ट उनकी विजिबिलिटी, उनकी जो है ना वो स्पेस रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है एक्शन वो है स्लाइड का। स्लाइड, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये एक्शन कैसे काम करता है। स्लाइड, ये सारे कोड्स जो है ना वो अपलोड है, ये स्लाइड, स्लाइडर जैसे होता है उस तरह से। अभी इसमें भी 3 वैरायटीज हैं हमारे पास, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप एंड स्लाइड टॉगल। स्लाइड डाउन लिखा है तो जस्ट स्लाइड डाउन ही आया है, ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे तो नहीं, क्योंकि जस्ट डाउन ही होना है। और अगर स्लाइड अप यूज़ हुआ होता तो जस्ट अप होता स्लाइड, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको ये 2 पैनल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2 पैनल्स हमने बनाए हैं, 2 देखिए, एक पहला बनाया जो कि फ्लिप कर रहा है, ये इसको फ्लिप नाम दे। दूसरा ये बनाया है जो कि हमारा पैनल है, ठीक है, पैनल नीचे वाला हिस्सा जो है ये पैनल। अब इन दोनों को पैडिंग दे दी है, टेक्स्ट लाइन, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर दिया है। और जो हमारा पैनल है ना, ये वाला, ये जो है, इसका डिस्प्ले ख़त्म कर दिया है, मतलब ये पहले से नज़र नहीं आ रहा, मतलब जैसे ही स्क्रीन लोड होती है ये नज़र नहीं आ रहा होता। और फिर जे क्यूरी में जाके क्या किया है, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए और फ्लिप के ऊपर क्लिक हो, फ्लिप किसका नाम है, इसका नाम है, इसकी आईडी है, ये देखें इसकी आईडी है फ्लिप। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो पैनल, ये मतलब ये इसको सिलेक्ट किया है, स्लाइड डाउन हो जाए, स्लो स्लाइड डाउन हो जाए। हमने नहीं स्लाइड बनाई, हमने सिर्फ जो क्या यूज़ किया है, एक्शन यूज़ किया है, वो ऑटोमेटिकली इसको एज अ स्लाइडर डाउन कर देता है, ठीक है। और अगर हमने स्लाइड अप यूज़ किया होता तो स्लाइड अप हो जाता। इस तरह से इसमें जो थर्ड वैरायटी है वो टुगल की है। टुगल दोनों काम, 1 पे डाउन, सेकंड क्लिक पे अप, अगर डाउन है तो अप है तो डाउन, ठीक है, ये दोनों वैरायटीज़ करता है। और हमने सिर्फ यहाँ पे इसमें वही कोड है, नाम चेंज कर दिया है, स्लाइड डाउन की जगह पे यहाँ पे एक्शन कौन सा यूज़ किया है, स्लाइड टुगल, ठीक है। ये एक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है, टी कैपिटल है तो कैपिटल ही होना चाहिए, इसलिए कि ये जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ हुई है, तो जावास्क्रिप्ट प्योर केस सेंसिटिव था, इसलिए ये भी केस सेंसिटिव ही है। स्लाइड के बाद नेक्स्ट वैरायटी है हमारे पास एनिमेशन। एनिमेशन, एनिमेट प्रॉपर्टी, एनिमेट एक्शन, एनिमेट एक्शन। एनिमेट एक्शन किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे एनिमेशंस बनाने के लिए, यानी मूविंग थिंग्स, यहाँ से चीज़ वहाँ चली जाए, वहाँ से इधर आ जाए, इस तरह रन टाइम पे उनमें चेंजेस करने के लिए हम एनिमेट एक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने अपना इवेंट हैंडलर लगाया, सिलेक्टर पिक किया, डॉट एनिमेट, यानी एक्शन का नाम है एनिमेट। एनिमेट के लिए ऑब्वियसली आप उसे बताते हैं कि लेफ़्ट साइड से मूव करना है, राइट के लिए पोजीशन का जो हमने CSS में पढ़ी थी प्रॉपर्टी, वही एनिमेट बनाती है ना। जैसे हमने की फ्रेम्स लिखे थे, आपको याद होगा, तो उस तरह से लेफ़्ट से 250 पिक्सल मूव कर जाए। अच्छा, एनिमेट प्रॉपर्टी या एनिमेट एक्शन यूज़ करने से पहले एक कंडीशन है, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। वो क्या कंडीशन है कि आप जिस सिलेक्टर के ऊपर एनिमेट अप्लाई कर रहे हैं, वो सिलेक्टर की पोजीशन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिक पोजीशन अगर हम रखेंगे तो फिर हम उसको मूव नहीं करा सकते। ये याद है ना बात? इसी तरह से उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, रिलेटिव, एब्सोल्यूट या फिक्स में से कोई सी पोजीशन हो सकती है, तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। इसलिए मैंने इसे यहाँ रेड में लिखा है कि जिस एलिमेंट के ऊपर आप ये अप्लाई कर रहे हैं उसकी पोजीशन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, वो मूव नहीं करेगा। तो पोजीशन को मूव कराने के लिए आपको रिलेटिव, फिक्स या एब्सोल्यूट रखना पड़ेगा पोजीशन प्रॉपर्टी को CSS में, ठीक है, तभी वो मूव करेगा। जैसे ये देखें, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये मूव कर रहा है। अब इसमें ये लेफ़्ट से मूव भी कर रहा है, ये हाइट और विड्थ भी चेंज कर रहा है अपनी, और प्लस ये ओपेसिटी भी चेंज कर रहा है। ये देखिए, तीन चीज़ें सेट की होंगी एनिमेट के अंदर, यानी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पोजीशन ही सेट करना है, अदर प्रॉपर्टीज़ भी सेट हो सकती हैं। लेकिन जिस डिव को मूव करा रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट,
फिक्स्ड या रिलेटिव रखें ताकि वो मूव करे। पोजीशन प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी है ना आपने, क्योंकि अगर आप पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आप यहाँ से लेफ़्ट राइट ये मिडल टॉप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तभी एक्टिव होती हैं जब आपने यहाँ से पोजीशन पहले सेट की हो इसकी। तो पोजीशन एब्सोल्यूट रखी। फिर जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, बटन के ऊपर क्लिक हो तो diff डॉट एनिमेट, ये जो पर्टिकुलर div है ये एनिमेट कर जाए। कहाँ पे? लेफ्ट से 250 पिक्सल मूव कर जाए, ओपेसिटी चेंज करे और हाइट और विड्थ। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि क्लिक करने पे आपकी ये मूव करता है और हाइट विड्थ और ओपेसिटी चेंज कर रहा है, तो ये एनिमेट। और अगर आप एक से ज़्यादा मूवमेंट कराना चाहते हैं कि लेफ़्ट से भी मूव करे, फिर नीचे आ जाए, फिर इस तरफ आ जाए, फिर इधर चला जाए, तो उसके लिए हमने CSS में की फ्रेम्स लिखे थे ज़्यादा सारे। यहाँ की फ्रेम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप मल्टीपल एनिमेट्स यूज़ कर लें। ठीक है, उसके लिए आपने क्या बनाना है, आपने देखें ये जो अपना सिलेक्टर है ना, सिलेक्टर वो एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। जो सिलेक्टर है ना वो एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। उस वेरिएबल के साथ फिर आपने diff डॉट एनिमेट ये इस तरह से आपने यूज़ किया। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जब आप सिलेक्टर पिक करके वेरिएबल में रख लेते हैं तो एक्चुअल में जब आप उसमें डिफ के अंदर आपने एक एनिमेट ऐड की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो ये एक क्यू बन जाती है। क्यू समझते हैं ना, डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी आपने क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले आया वो पहले परफॉर्म होगा, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर थर्ड वाला। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले ये वाली एनिमेट चलेगी, जब ये अपना काम ख़त्म कर लेगी, मतलब वो आपने इसमें मूव कराया हुआ लेफ़्ट साइड को, वो काम ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरी एनिमेट चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि चारों इकट्ठी चल जाएँ, ठीक है? चारों इकट्ठी नहीं चलेंगी, बल्कि आपने इसकी क्या बना ली हुई है, क्यू, जो कि 1 बाय 1 एनिमेट्स को कॉल कर रही है। फिर दूसरी एनिमेट चलेगी, फिर तीसरी और फिर चौथी। तो जितनी साइड्स पे चाहें आप, जितनी चीज़ें चाहें एनिमेट करवा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसको पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है, ताकि जो है ना ये एक साथ सारी ना चल जाएँ, बल्कि 1 बाय 1 चलेंगी। तो अदरवाइज़ हमें इसके लिए CSS में क्या लिखने पड़ते थे, की फ्रेम्स। यहाँ की फ्रेम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है एनिमेट एक्शन को यूज़ करके जो है वो एनिमेशंस बना सकते हैं। इसी तरह से कॉल बैक फंक्शंस, इसका मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी आपने एक एक्शन या एक लाइन चलने के बाद कोई काम करवाना हो तो आप उसके लिए कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं। जब बटन पे क्लिक हो जाए और जब पैराग्राफ हाइड हो जाए तो फिर अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये भी कॉल बैक फंक्शन है, ये भी कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक्शंस जो थे, मतलब कोई स्लाइडिंग कर रहा है, कोई हाइड कर रहा है, कोई शो कर रहा है, कोई फेडिंग कर रहा है, कोई एनिमेशन बना